नमस्कार और मैं मुस्कान साहू। न्यूज राउंडअप में आपका स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत। और दिल्ली विस्फोट में कई बेगुनाहों की मौत से परिजनों ने जहां अपनों को खो दिया है, तो वहीं पूरे देश में आक्रोश की आग है। इन सबके बीच जालसाज विस्फोट में भी ठगी का जरिया बना रहे हैं। कटनी में डिजिटल अरेस्ट का एक सनसनीखेज मामला सामने आया है, जिसमें गहोई समाज के सरपंच डॉक्टर हजारी लाल गुप्ता बड़ी ठगी का शिकार होने से बाल बाल बच गए। खुद को एनआईए क्राइम ब्रांच दिल्ली का अधिकारी बताकर अपराधियों ने डॉक्टर को करीब 1.5 घंटे तक डिजिटल अरेस्ट में रखा। ठगों ने कहा कि लाल किले बम विस्फोट के आरोपी डॉक्टर अमर अलवी के ठिकाने से मिली 140 लोगों की सूची में डॉक्टर हजारी लाल गुप्ता का नाम भी शामिल है और उनकी सिम का दुरुपयोग आतंकियों ने किया है। मामला जम्मू कश्मीर में दर्ज है। पहले ही कुछ मिनटों में डॉक्टर दंपत्ति डर के घेरे में आ गए। कॉलर ने घर का पता, घर में मौजूद लोगों की जानकारी पूछी और कहा दरवाजे अंदर से बंद कर ले, किसी से बात नहीं करनी है, बाहर निकले तो गिरफ्तारी होगी। इसी डर में डॉक्टर और उनकी पत्नी पूरी तरह डिजिटल अरेस्ट में फंस गए। परिजनों और परिचितों की समय पर सूझबूझ से मोबाइल बंद कराया गया, नहीं तो अपराधी लाखों रुपए की साइबर ठगी को अंजाम देने ही वाले थे। पुलिस के मुताबिक जिन नंबरों से कॉल आए उनकी जांच की जा रही है। डॉक्टर गुप्ता ने अपने सभी बैंक खातों को लॉक करा दिया है। उनको एक वीडियो कॉल आया था जिसमें ये कहा गया था कि उनकी फर्जी सिम का उपयोग हुआ है दिल्ली ब्लास्ट में। इसी बात को लेकर जो है इनसे सौदा कर रहे थे। तो इनका आवेदन जो है साइबर सेल में लिया गया है और वो जांच में है और हम लोग जो है इसमें लगे हुए हैं। जो भी लोग इसमें इन्वॉल्व हैं उनको प्रयास करेंगे कि वो ट्रेस हो सके। और अब खबर इंदौर से है, जहां ऑनलाइन टास्क इन्वेस्टमेंट के नाम पर की जा रही करोड़ों की ठगी के मामले में क्राइम ब्रांच को एक और बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने गुजरात के सूरत शहर से 2 शातिर आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों ने इंदौर निवासी मोहम्मद हिदायतुल्ला से करीब 60 लाख रुपए की ऑनलाइन ठगी की थी। पीड़िता ने ठगी की शिकायत एनसीआरपी पोर्टल पर दर्ज कराई थी। आरोपियों ने फरियादी को टेलीग्राम के माध्यम से टास्क कराकर पहले छोटे छोटे मुनाफे दिए। इसके बाद आरोपियों ने भारी भरकम निवेश करवाकर पूरे पैसों की ठगी कर ली। आरोपियों ने पुलिस को बताया कि वे ठग गैंग को देश भर में फर्जी बैंक खाते उपलब्ध करवाते थे और कमीशन के रूप में मोटी रकम हासिल करते थे। पुलिस ने इस प्रकरण से जुड़े 40 से अधिक बैंक खातों को फ्रीज कर लाखों रुपए की राशि सुरक्षित की है। तो वहीं इस मामले में क्राइम ब्रांच पहले ही हरियाणा और महाराष्ट्र से 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर चुकी है। सितंबर 2024 में एक मोहम्मद हिदायतुल्ला के साथ में एक साइबर ठगी हुई थी, जिसमें टेलीग्राम में ग्रुप बना करके और क्रिप्टो करेंसी में पैसा इन्वेस्ट करने के नाम पर इनसे 60 लाख रुपए ले लिए गए थे। इस पे पूर्व में 4 आरोपियों को पकड़ा गया था और अभी पुनः इसी कड़ी में 2 आरोपियों को और उठाया गया है। इन आरोपियों के नाम हैं अनुराग शुक्ला और मनीष भट्टर। ये दोनों सूरत से उठाए गए हैं और अब इनको बुला करके पूछताछ की जाएगी। और इंदौर के एमजीएम मेडिकल कॉलेज से रिटायर्ड एक बुजुर्ग डॉक्टर के साथ 4.50 करोड़ की साइबर ठगी का मामला सामने आया है। मुंबई के कारोबारी नरेश गोयल के नाम पर धोखाधड़ी की बात कहकर आरोपियों ने बुजुर्ग को धमकाया और करीब 4.50 करोड़ रुपए हड़प लिए। मामले में साइबर सेल ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इनमें एसबीआई उज्जैन का ब्रांच मैनेजर सादिक पटेल, साहिल और सोहेल शामिल है। आरोपियों के खातों में ही ठगी के रुपए ट्रांसफर हुए थे। आरोपियों के खाते में जमा 3,78,000 रुपए साइबर सेल ने फ्रीज कर दिए हैं। तो वहीं पूछताछ में आरोपियों ने बताया कि कमीशन के लालच में अपने बैंक खातों को ठगों को दे दिया था। ठगों ने खुद को ट्राई का अधिकारी बताकर बुजुर्ग को डराया और उन्हें 1 महीने तक डिजिटल अरेस्ट करके रखा। ऑनलाइन फर्जी कोर्ट में भी पेश किया गया, जिसकी लिंक कंबोडिया की बताई जा रही है। जब बुजुर्ग अपनी एफडी तोड़वाने बैंक पहुंचे तो मामले का खुलासा हो सका। लगभग 4 करोड़ 35 लाख रुपए डिजिटली अरेस्ट होकर खातों में डाल दिए गए, उनके द्वारा बताए गए। तो जैसे ही वो हमारे पास में कंप्लेन लेके आए तो सबसे पहले हमने एनसीआर पोर्टल पे शिकायत करवा के उन खातों को फ्रीज करवाया और उनकी कंप्लेन को रजिस्टर किया कि हमने तीनों आरोपियों को अरेस्ट कर लिया और वो जेल में है। अभी आगे जांच पड़ताल कर रहे हैं।
और अब खबर मध्य प्रदेश के रायसेन के ओबेदुल्लागंज नगर परिषद से, जहां ट्रॉली इन दिनों सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रही है। वायरल वीडियो में नगर परिषद के कर्मचारी बिना किसी जांच पड़ताल के अव्यवस्थित ट्रॉली के साथ शहर में कचरा एकत्रित करने घूमते हुए नजर आ रहे हैं, जो खुद ही स्वच्छता अभियान की पोल खोल रहे हैं। जिस ट्रॉली की स्थिति काफी जर्जर है, जगह जगह छेद है, उसमें भला कचरा कैसे एकत्रित हो पाएगा, इसको लेकर सवाल उठने लगे हैं। बता दें कि नगर परिषद की ट्रॉली रोजाना वार्डों से कचरा उठाने के लिए भेजी जाती है, लेकिन इनमें से कुछ ट्रॉलियों की हालत बेहद खराब है। ट्रॉलियां कई जगह से टूट चुकी हैं। यदि नगर परिषद की गाड़ियां ही मजाक बन जाए तो साफ सफाई की जमीनी हकीकत का अंदाजा आसानी से लगाया जा सकता है। नगर पालिका भ्रष्टाचारी चरम सीमा पर है, ऊपर से लेकर नीचे तक। बड़ी शर्म आती है कि ट्रैक्टर ट्राली टूटी हुई है, व्यवस्थाओं के नाम पे कुछ नहीं है। और इसी कड़ी में अगली खबर गुना से है, जहां विजयपुर स्थित गेट प्लांट के पार्किंग में अचानक भीषण आग लग गई। शुरुआत में पार्किंग में खड़े एक गैस टैंकर में भयानक आग लगी, जो देखते ही देखते भीषण रूप धारण कर ली। आग की लपटें इतनी तेज थी कि अन्य वाहनों के भी चपेट में आने की आशंका है। फायर ब्रिगेड की टीम आग पर काबू पाने में जुट गया। दरअसल इन लोग पार्किंग में एक छोटे से गैस सिलेंडर से खाना बना रहे थे। इसी दौरान छोटे गैस सिलेंडर में अचानक आग लग गई, जो जल्द ही गंभीर रूप ले ली। इससे एक बड़े नुकसान की संभावना जताई जा रही है। ये दो गैस नागपुर की गाड़ी है। और मध्य प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती ने हिंदू एकता, हिंदू राष्ट्र की बात पर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का समर्थन किया है। उन्होंने कहा कि हिंदू समाज में एकता के लिए शासन प्रशासन एक होने को जरूरी बताया। उन्होंने ये भी कहा कि हिंदू एकता के लिए अंतरजातीय विवाह को प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए। एक सहज और सरल भाव से बहुत छोटी उम्र में उठा हुआ एक बालक आज लाखों की भीड़ को इकट्ठा करने की सामर्थ्य रखता है, और वो एकात्मता की बात करता है। तो एक बहुत बड़ी बात है जो बाबा बागेश्वर ने उठाई है। उनने कहा है हिंदू समाज की एकता हो, और साथ में कहा है भारत हिंदू राष्ट्र हो। और विश्व लीडर्स में कुछ ऐसे लीडर्स हैं जिन्हें वर्ल्ड मीडिया सबसे ज्यादा फोकस में रखता है, जिन्हें एक फ्रेम में पाते ही सुर्खियां बनती हैं। ऐसे ही हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, जो दुनिया के किसी भी देश में जाएं, इंटरनेशनल मीडिया के कैमरे उन्हें फॉलो करते हैं। शनिवार को पीएम मोदी G20 समिट में शामिल हुए, जहां इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी से उन्होंने मुलाकात की। इसका वीडियो सोशल मीडिया पर छाया हुआ है और अब वायरल हो रहा है। इस साल G20 का 20वां समिट जोहान्सबर्ग में हो रहा है। यह पहली बार है जब किसी अफ्रीकी देश में G20 समिट हुआ। प्रधानमंत्री मोदी ने समिट के पहले सेशन को संबोधित भी किया। नासरेक एक्सपो सेंटर में दक्षिण अफ्रीकी राष्ट्रपति सिरिल रामफोसा ने पीएम मोदी का स्वागत किया, जहां पीएम मोदी की ब्राजील के राष्ट्रपति लूला समेत कई वर्ल्ड लीडर के साथ मुलाकात हुई। और रूस और यूक्रेन के बीच पिछले करीब 3 साल से जंग जारी है। कई बार इसे रोकने की कोशिशें भी की गई, जो अब तक नाकाम रही हैं। इस बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रूस यूक्रेन युद्ध को खत्म करने के लिए एक शांति योजना पेश की है। यहां गौर करने वाली बात यह है कि अमेरिका ने इस मसौदे में यूक्रेन से रूस की कई प्रमुख मांगों को स्वीकार करने के लिए कहा है। इस प्रस्ताव को मानने के लिए यूक्रेन को 1 हफ्ते की डेडलाइन भी दी गई है। You just see all the death. And, you know, it doesn't affect us other than the fact that we don't want to see all those people that really, it's on the other side of the ocean. It's a war that should have never happened. It did happen. I blame the person also sitting right behind this desk. This is a war that should have never happened, and it wouldn't have happened if I were president. But we're trying to save a lot of lives. They're losing 25, think of that, 25,000 lives over the last short period of time. That's Ukrainian and Russian, and it's a shame. हालांकि ज़ेलेंस्की ने ट्रंप के आगे झुकने से सीधे मना कर दिया है। ज़ेलेंस्की ने 2 टूक कहा है, मैं यूक्रेन की जनता के साथ धोखा नहीं कर सकता। Українці, українки,
У житті кожної нації є момент, коли всім треба поговорити. Чесно, спокійно, без домислів, чуток, пліток, без усього зайвого. Так, як є. Так, як я завжди намагаюсь говорити з вами. Зараз один з найважчих моментів нашої історії. Зараз тиск на Україну один з найважчих. Зараз Україна може опинитися перед дуже складним вибором. तो वहीं दूसरी ओर डोनाल्ड ट्रंप के पीस प्लान का रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने स्वागत किया है। ट्रंप ने दोनों देशों के बीच सुलह की जो 28 शर्तें रखी गई हैं। अगर यूक्रेन उसे स्वीकार करता है तो इसे रूस की बड़ी जीत माना जाएगा, क्योंकि रूस लंबे समय से नाटो को अपनी सुरक्षा के लिए खतरा बताता आया है। और मध्य प्रदेश कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी और पूर्व मंत्री जयवर्धन सिंह किसान न्याय यात्रा के दौरान श्योपुर पहुंचे, जहां उन्होंने किसानों के हक की बात करते हुए भाजपा सरकार पर तीखा हमला बोला। पटवारी ने कहा कि श्योपुर सहित पूरे प्रदेश में प्राकृतिक आपदा से बेहाल किसान मुआवजे के लिए दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, लेकिन सरकार मुख दर्शन बनी बैठी हुई है। उन्होंने कहा कि किसानों की लड़ाई हम सदन और सड़कों पर लड़ेंगे। दरअसल किसानों के समर्थन में श्योपुर विधायक बाबू जंडेल कई दिनों से भूख हड़ताल पर बैठे थे। इसी बीच किसान न्याय यात्रा के श्योपुर पहुंचने पर जीतू पटवारी अनशन स्थल पहुंचे और बाबू जंडेल को जूस पिलाकर अनशन समाप्त करवाया। 20 साल में किसान कर्जदार होते गए। 87% किसान आज कर्ज में है। किसान के बेटे खून के आंसू रो रहे हैं। उनके पास न स्वास्थ्य है, न पढ़ाई है, न उनके बाप माता पिता रोज आत्महत्या करते हैं। बीजेपी मुस्कुराती है, मौन रहती है। हमारे विधायक सारे बाबू जंडेल जी के साथ इस मुद्दे को लेकर विधानसभा में पूरी लड़ाई लड़ेंगे। हम शिवपुर वासियों के, किसानों के, मध्य प्रदेश के किसानों के हितों की लड़ाई लड़ेंगे। जितना बन सकेगा पूरी जान लगा देंगे। संजय टाइगर रिजर्व क्षेत्र सीधी के पारसली में गौर और हाथियों से संबंधित कार्यशाला आयोजित हुई। कई साल पहले यहां लगभग आधा सैकड़ा से ज्यादा गौर करने के बाद उनकी वृद्धि संरक्षण को लेकर कार्यशाला का आयोजन हुआ। इस कार्यशाला में देहरादून, चेन्नई सहित पूरे प्रदेश के वैज्ञानिक एक्सपर्ट कार्यशाला में शामिल हुए। वन्य प्राणियों की बेहतरी से जुड़ी चर्चाएं हुई। इस दौरान इन विभाग के कई वर्तमान और पूर्व अधिकारी मौजूद रहे। सभी ने नवाचारों के लिए एमपी के लीड करने की सराहना की। 50 जानवर आए थे, हमारे अराउंड 60 जानवर अराउंड हो गए हैं। वो तो पीरियड कुछ पैदा हुए, कुछ मरे भी, बट वो जो है ये बहुत बड़ा सक्सेसफुल। इतना बड़ा स्पीशीज़ को लाना 700 किलोमीटर, 15 घंटे, 20 घंटे की जर्नी, और ये एक सक्सेसफुल प्रोग्राम पूरे वर्ल्ड के लिए। और सबसे अच्छी चीज़ है कि इसको रिकग्नाइज हर लेवल पे, कंट्री लेवल पे, बाहर भी किया जा रहा है गौर रिडक्शन का। पहले यहाँ पे टाइगर भी नहीं होते थे, अब टाइगर भी हो गए हैं, गौर आ गया है यहाँ पे। और धीरे धीरे करके ये एक इवोल्यूशन का प्रोसेस है किसी भी क्षेत्र के लिए। कान्हा अचानक एक रात में कान्हा नहीं बन गया है, या बांधवगढ़ एक रात में नहीं बन गया, वो धीरे धीरे करके ही होता है। तो ये सरकार के प्रयास यही रहे हैं अभी तक कि वैज्ञानिक लोग, सब लोग एक जगह मिलके उन चीज़ों के ऊपर चिंतन मंथन करके उससे क्या नतीजे से हम कैसे आगे जा सकते हैं, इस सोच को विकसित करने के लिए जो कार्यक्रम किया गया है बहुत ही अच्छा लगा, जहाँ पे बहुत ही फ्री डिस्कशंस हुई। हाथी और गौर प्रमुखता से हैं, उनके हम संरक्षण और सुरक्षा के लिए और आगे विकास हो इसके लिए क्या क्या कर सकते हैं, क्या चुनौतियां हैं, इस पे एक चर्चा होनी थी जो कि 2 दिन यहाँ हुई है। और उमरिया जिले के कोतवाली थाना के धनवाही के जंगलों में शनिवार सुबह पुलिस ने शॉर्ट एनकाउंटर कर लूटपाट के आरोपी करिया लोनी को अरेस्ट किया है। घटना में एक आरक्षक के पैर में भी गोली लगी है, जिससे वो गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसका अस्पताल में इलाज जारी है। बता दें कि करिया लोनी 19 नवंबर की रात बिरासिनी पेट्रोल पंप को लूटने के बाद 2 वारदात को अंजाम दिया और पुलिस कुर्सियों के साथ मारपीट भी की, जिसके बाद पुलिस आरोपी की तलाश में कई दिनों से जुटी थी। शनिवार सुबह सूचना पर पुलिस की टीम धनवाही के जंगलों में पहुंची। पुलिस को देख आरोपी ने फायरिंग कर दी, जिसके बाद जवाबी कार्रवाई में आरोपी के पैर में गोली लग गई। वहीं इस घटना में एक पुलिस जवान भी घायल हो गया। आरोपी के ऊपर 10,000 रुपए का इनाम घोषित था। फिलहाल पुलिस आगे की कार्रवाई में जुटी हुई है। वो फायर करता उससे पहले ही जो है पुलिस ने एक फायर किया जो उसके पैर में लगा है।
पैर में लगते ही वो धराशायी हुआ, घायल हुआ और उसने फिर जो है अपना आत्मसमर्पण की तरफ वो हुआ। आरोपी के पास से एक मौके पर कट्टा और मोटरसाइकिल मिली। बाकी आरोपियों के लिए भी पुलिस की अलग अलग टीमें लगी हुई हैं, कोशिश कर रहे हैं कि वो भी जल्द गिरफ्तार हो जाए। और देश भर में जारी एसआईआर की प्रक्रिया के दौरान कई जगहों से बीएलओ की मौत की खबर आ रही है। रायसेन से भी कुछ ऐसी ही दुखद खबर सामने आई। यहां मंडीदीप में एसआईआर की ड्यूटी में तैनात बूथ लेवल ऑफिसर 60 साल के रमाकांत पांडे की हार्ट अटैक से मौत हो गई। उनके बेटे अमित पांडे का कहना है कि पिता पिछले कई दिनों से भारी काम के दबाव और नींद की कमी से जूझ रहे थे। काम का इतना दबाव था कि पापा कई दिनों से ठीक से सो भी नहीं पा रहे थे। परिजनों ने सरकार और चुनाव आयोग से उचित मुआवजे की मांग की है। देखिए, रायसेन का ये मामला है जहां बीएलओ का काम कर रहे व्यक्ति की हार्ट अटैक से मौत हुई है। रायसेन का मामला है। मंडीदीप में एसआईआर की ड्यूटी में 60 साल के रमाकांत पांडे की हार्ट अटैक आने से मौत हो गई। एक और उनके बेटे अमित पांडे का कहना है कि पिता पिछले कई दिनों से भारी काम के दबाव और नींद की कमी से जूझ रहे थे। उन्होंने ये कहा कि काम का इतना दबाव था कि पापा कई दिनों से ठीक से सो तक नहीं पा रहे थे। तो वहीं दूसरी ओर परिजनों ने सरकार और चुनाव आयोग से उचित मुआवजे की मांग की है। हम तो ये कह रहे हैं, हम लोग कुछ ना कुछ तो कर ही लेंगे। सरकार ने हमसे वादा तो किया है नौकरी देने का, लेकिन प्रमुख मांग ये हमारी माँ को जो है पेंशन और जो भी उनका बनता है और उनका मतलब पूरा जीवन गुजारा हो जाए। और उसके बाद दूसरी मांग यही है कि उनके साथ जो है कोई एक भाई को नौकरी, अगर सरकार जो हमसे वादा किया गया 3 महीने का, वो दिया जाए। खबर मध्य प्रदेश के जबलपुर से है, जहां मझौली में स्वाभिमान सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में करणी सेना परिवार के राष्ट्रीय अध्यक्ष जीवन सिंह शामिल हुए। उन्होंने एक विशाल रैली निकालते हुए जनसभा को संबोधित किया। जीवन सिंह ने कई मुद्दों पर अपना पक्ष भी रखा। मीडिया से चर्चा के दौरान जीवन सिंह छत्तीसगढ़ के सुदखोर वीरेंद्र तोमर के समर्थन में नजर आए। उन्होंने वीरेंद्र तोमर का जुलूस निकालने के सवाल पर कहा कि मुझे इस प्रकरण की जानकारी नहीं है। उन्होंने कहा कि वीरेंद्र तोमर के बारे में सुनी सुनाई बातें हैं, सच हम नहीं जानते, लेकिन हो सकता है कि पुलिस ने उन्हें फंसाने के लिए षड्यंत्र किया हो। बता दें कि हाल ही में सुदखोर वीरेंद्र तोमर के समर्थन में क्षत्रिय करणी सेना के अध्यक्ष डॉक्टर राज शेखावत भी अपनी गिरफ्तारी देने रायपुर पहुंचे थे। पहले सब अपने अपने गेम बनाओ, लाइन सही से बनाओ, तो नियम। वीरेंद्र सिंह जी के साथ हुआ, उनके परिवार के साथ हुआ, वो निंदनीय है। और ऐसे जो पुलिसकर्मी थे उनको 100% सजा मिलनी चाहिए। उसके लिए समाज एकजुट होकर लड़ाई भी लड़ रहा है। हम सब मिलकर लड़ाई लड़ेंगे, किसी के साथ अन्याय और अत्याचार नहीं होगा। 3-3, 4-4 महीने तक जेलों में रखना कहीं ना कहीं हमारे आत्मसम्मान और स्वाभिमान को ठेस पहुंचेगी। उस सरकार उनका जुलूस निकालकर कहीं ना कहीं लोकतांत्रिक व्यवस्था को समाप्त करा है। और मैंने पहले भी बोला, हम लोकतंत्र को बचाने के लिए, संविधान को बचाने के लिए काम कर रहे हैं। और इटारसी स्थित ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में अधिकारी कर्मचारी आवास के पास लगातार तेंदुए का मूवमेंट सामने आया है। फैक्ट्री अधिकारी की सूचना पर वन विभाग ने ऑर्डिनेंस फैक्ट्री जीएम बंगले के पास तेंदुए को पकड़ने के लिए पिंजरा लगाया गया है। शाम को तेंदुए पिंजरे में फंस गए, जिसके बाद सभी राहत की सांस ले रहे हैं। पिंजरे में कैद तेंदुए को सतपुड़ा टाइगर रिजर्व में वन विभाग द्वारा छोड़ा जाएगा। बता दें कि ऑर्डिनेंस फैक्ट्री क्षेत्र से वन विभाग ने 10 दिनों के भीतर दूसरे तेंदुए को पकड़ा है। तो वहीं जबलपुर में नाले के गंदे पानी से सब्जियां उगाए जाने पर हाईकोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया है। लोगों की सेहत से खिलवाड़ पर हाईकोर्ट ने जबलपुर कलेक्टर और नगर निगम आयुक्त को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। इधर हाईकोर्ट के संज्ञान लेते ही जबलपुर नगर निगम का अमला हरकत में आ गया। नगर निगम की टीम ने शहर के कचपुरा इलाके में छापेमार कार्रवाई की, जिसमें चौंकाने वाली सच्चाई सामने आई। टीम ने पाया कि यहां नाले के गंदे पानी से सब्जी की फसल पर सिंचाई की जा रही थी। टीम ने ऐसे किसानों के बिजली पंप जब्त कर लिए हैं। टीम ने सिंचाई में इस्तेमाल हो रहे पानी के सैंपल भी कलेक्ट किए हैं और उन्हें जांच के लिए लैब भेजा गया है। कमिश्नर ने जांच रिपोर्ट आने पर कड़ी कार्रवाई की बात कही है।
लगभग 2 किलोमीटर के क्षेत्र में जो इस प्रकार का एक दबिश दी है वहाँ पे जा कर के, और उसमें हमने लगभग कई पंप को वहाँ जब्त किया है। हमारी प्रतिबद्धता है कि पब्लिक के हेल्थ के साथ में कोई खिलवाड़ नहीं होने दी जाएगी और उसमें बहुत ही सख्त कार्रवाई करेंगे और हम इसको सुनिश्चित करेंगे कि किसी भी प्रकार का प्रदूषित जल या गंदे नाले से कोई सब्जी उगाना या उसको धोना या उसका यूज करना या कपड़े धोना, ये सब कुछ प्रतिबंधित रहे। खबर मध्य प्रदेश के मंडला जिले से है, जहां स्वास्थ्य सेवाओं की बदहाली लगातार सामने आ रही है। हालत यह है कि गंभीर मरीजों को डॉक्टर बाहर रेफर तो कर देते हैं, लेकिन 108 एम्बुलेंस समय पर नहीं मिल पाने से मरीज और उनके परिजन घंटों तक परेशान रहते हैं। जिले में चल रही 41 एम्बुलेंस में से 12 एम्बुलेंस ऑफ रोड हो चुकी है। जिम्मेदारों की लापरवाही के कारण एम्बुलेंस का संचालन ठप हो गया है और इसकी कीमत जिले के गरीब मरीज अपनी जान दांव पर लगाकर चुका रहे हैं। मजबूरन उन्हें भारी भरकम पैसा खर्च करके प्राइवेट एम्बुलेंस से जबलपुर जाना पड़ रहा है। मामले में कांग्रेस भाजपा के डबल इंजन सरकार पर निशाना साध रही है, तो वहीं स्थानीय सांसद जल्द समाधान करने का दावा कर रहे हैं। ये फोन किए मगर एम्बुलेंस वाले आ ही नहीं रहे। तो काफी प्रयास करने के बाद भी जिले में भी मैंने बात किया था, गाड़ी उपलब्ध नहीं हो पाई। जितने भी 108 चल रही है उसकी पूरा जांच करके चेक करके हमको वो डिटेल देने, सही स्वास्थ्य सुविधा दे सके, इसलिए ये जो 108 की जो व्यवस्था है इसको वो दुरुस्त करे। न्यूज राउंडअप में फिलहाल इतना ही। अब मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए। MP लाइव टीवी आपको रखे अपडेट, सच जो हम आपको बताएंगे। ऐसी ही तमाम खबरों से अपडेट रहने के लिए MP लाइव टीवी न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले।